Hello friends, welcome to the channel Modern Basic Knowledge. Today our lecture is on tuberculosis, which is type of hypersensitivity for reaction. About 2 million people infected with mycobacterium tuberculosis. मतलब कि लगभग 2 मिलियन पीपल जो होते हैं इन्फेक्टेड होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। लेकिन इन्फेक्टेड होने के बाद भी लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि लोगों में ये सिम्टम्स शो नहीं करता है टीबी। 90 से 95% जो होते हैं लोग वो अवेयर नहीं होते हैं इस फैक्ट से। क्यों ये सिम्टम्स शो नहीं करता है, क्यों लोग जो है इससे अवेयर नहीं है? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है इसको अलाउ नहीं करता है मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये लेटेंट फेस में ऐसे ही पड़ा रहता है, और इस वजह से ये अपने सिम्टम्स शो नहीं कर पाता है। बस नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं ये शो करता है। लेकिन जब ये एक्टिव हो जाता है किसी रीजन की वजह से, रीजन क्या हो सकते हैं, यानी कि पेशेंट जो है वो एड्स पेशेंट हो गया हो, या एज की वजह से इम्यून सिस्टम जो है उसका वीक हो गया हो, कोई भी रीजन जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वीक हो गया है, इसके वजह से क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव फेज में वो एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स जो है कोज करना स्टार्ट कर देता है। और सिम्टम जैसे कि वहाँ पे देखने को मिलेंगे, फीवर देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ वेट देखने को मिलेगा, और इसके साथ में हमें कफिंग विद ब्लड देखने को मिलेगा, जिसको हम हेप्टोसिस भी बोलते हैं। कोज जो होते हैं इसके वो डेबिलिटेटेड होते हैं एड्स से या अदर इलनेस से, ठीक है, या कोई भी इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम है या एज रिलेटेड प्रॉब्लम से भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की जो स्ट्रक्चर होती है वो वैक्सिस सेल वॉल से मिलकर बनती है, जो रिजिड होती है बहुत ज़्यादा, और ये रॉड शेप ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कि इसलिए इसको स्ट्रिक्ट एरोस भी बोलते हैं। सर्वाइव होने के लिए ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत पड़ती है। और फिर एसिड फास्ट ये बैक्टीरिया होता है, क्योंकि इट कैन होल्ड ऑन टू ए डाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू एल्कोहल। और जब इसको मतलब कि स्टेनिंग करते हैं नील जिनसन से, तो ये ब्राइट रेड दिखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। और नाउ हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो इनहेलेशन से इसका ट्रांसमिशन होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं जब इसका ट्रांसमिशन हो जाता है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं, तब ये ट्रैके के अंदर पहुंचता है, तो वहाँ पे म्यूकस सीक्रेट करते हैं। फर्स्ट जो होगा बैरियर जो होता है हमारी बॉडी का अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया, वो होता है म्यूकस। तो म्यूकस जो होता है, नॉर्मली म्यूकस जो होता है वो माइक्रोब्स को कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और कफिंग प्रोसेस से वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये क्योंकि रिजिड है तो म्यूकस भी इसका कुछ नहीं कर पाता है, कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, तो ये एंटर कर जाता है फाइनल स्ट्रक्चर में एल्वियोलाई। क्योंकि हमें पता है कि एल्वियोलर सैक जो होता है, एल्वियोलाई जो होता है, तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी यूनिट भी ये होती है। और इसके अंदर फाइनली जब ये अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे एल्वियोलर मैक्रोफेज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। जो मैक्रोफेज जो होते हैं वो क्या करेंगे, नॉर्मल इसका काम क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो उसको ये फैगोसाइट्स कर लेते हैं, और मतलब कि उसको कैप्चर कर लेते हैं अपने अंदर, और वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करके, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है लाइसोसोम एंजाइम, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो उसको नॉर्मल माइक्रोब्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है फैगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन करके, कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या होता है, क्योंकि ये रिजिड सेल वॉल इसकी होती है और साथ में ये प्रोटीन रिलीज करता है वहाँ पे उस एरिया के अंदर, तो ये प्रोटीन रिलीज होने की वजह से वहाँ पे फैगोलाइसोसोम वहाँ पे नहीं बन पाता है, तो ये बैक्टीरिया जो होगा वो वहाँ पे डेड नहीं हो पाता है। तो ये डेड तो नहीं हो पाता है, उसके साथ साथ ये डिवाइड भी करते रहते हैं उस एरिया के अंदर, मतलब मैक्रोफेजेस के अंदर, कुछ इस तरह से। और जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो इस एरिया को, इस कंडीशन को, मतलब नाउ हम सेवरल टर्म्स पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करने के लिए आगे एंट्रेंस में भी, ठीक है, और आगे क्लिनिकल पे भी। तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इसकी जो कंडीशन होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सिम्टम्स जो होते हैं वो यूजुअली अपेयर नहीं होते हैं, बस नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है, जैसे कि कोई भी सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, फीवर वगैरह कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन 3 वीक के बाद में क्या होता है, अभी तक तो सिर्फ मैक्रोफेजेस को किल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि ये मैक्रोफेजेस से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो टी सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हमें यूजुअल देखने को मिलता है, लेप्रोसी में भी हमें ऐसे ही देखने को मिलती है कंडीशन। तो 3 वीक के बाद में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, टी सेल जो होते हैं वो सराउंड करना स्टार्ट कर देते हैं मैक्रोफेजेस के सराउंडिंग में। अभी तक तो मैक्रोफेजेस ऐसे कुछ वर्क कर रहे थे, लेकिन अब जो क्या हो रहे हैं, मैक्रोफेजेस के सराउंडिंग में टी सेल्स आ रहे हैं इनको मारने के लिए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्रैनुलोमा। नाउ इन टर्म्स को रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रैनुलोमा करने के बाद में टी सेल जो होते हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं,
थ्रू द कैसेस नेक्रोसिस, मतलब कि नेक्रोसिस के थ्रू में वहाँ पे बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेंगे। और जो कैसेस की बोला गया है इसको क्योंकि चीज़ लाइक वहाँ पे अपरेंस देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। नाउ इस कंडीशन को, ठीक है, अभी तक तो क्या हो रहा था, जब तक केसेस नेक्रोसिस वहाँ पे नहीं हो रहा था तो ग्रैनुलोमा बोलते थे, लेकिन यहाँ पे केसेस नेक्रोसिस भी हो गया है तो इस कंडीशन को बोलते हैं गॉन्सपोकस, ठीक है। नाउ केसेस नेक्रोसिस को हम और ज़्यादा एलुब्रेट करते हैं। ये केसेस नेक्रोसिस जो होता है स्प्रेड आउट हो जाता है, मतलब यूजुअली जो लोकल लिम्फ नोड है वहाँ पे ये पहुँच जाता है, जिसको बोलते हैं हाइलैंड लिम्फ नोड को, क्योंकि हाइलैंड में लिम्फ नोड में ये पहुँच जाएगा वहाँ पे स्ट्रक्चर, और इस कंडीशन को बोलते हैं गॉन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कैसे ये पहुंचेगा, कैसे ये हाइलर लिम्फ नोड में पहुंचता है, थ्रू द इम्यून सेल्स, जैसे कि लिम्फ से पहुंच सकता है, ठीक है। यह डायरेक्ट एक्सटेंशन हो गया है गॉन्स पोकस का, मतलब कि ये बढ़ गया है, ठीक है। गॉन्स पोकस पहले यहाँ पे था और ये बढ़ता बढ़ता हाइलर लिम्फ नोड में पहुंच गया है। तो हाइलर लिम्फ नोड में जब पहुंच जाता है उसको बोलते हैं गॉन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। और गॉन्स कॉम्प्लेक्स में होता है तो ये सब प्लूरल होता है, ठीक है। लोअर लॉब्स में देखने को मिलता है एक्सरे में कुछ इस तरह से, ठीक है। और टिश्यू जो होते हैं वो एनकैप्सुलेटेड होते हैं ग्रैनुलोमा में, और फिब्रोसिस करना वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, कैल्सिफिकेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो प्रोड्यूस करते हैं स्कार टिश्यू, ठीक है, और जो हम एक्सरे में देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो स्कार टिश्यू वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है थ्रू द फिब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, टीबी जो होता है वो किल्ड ऑफ हो जाते हैं इम्यून सिस्टम से ही, मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है टी सेल जो होता है उसको किल्ड ऑफ कर देती है फाइनली। लेकिन अदर केसेस में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे वॉल्ड ऑफ हो जाती है, मतलब कि टीबी जो होता है वहाँ पे डोर्मेंट फेज में चले जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है वो कैसेस नेक्रोसिस वहाँ पे सब चीज़ हुई है, ठीक है। वो ऐसा का ऐसा ग्रैनुलोमा बना, गॉन्स कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बना रहेगा, और बीच में जो होता है बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उसके अंदर भी, वहाँ पे विएबल होते हैं, लेकिन कोई भी सिम्टम कोज नहीं करेंगे तो डोर्मेंट या लेटेंट फेज में वो प्रेजेंट होते हैं। तो पर्सनस का जब इम्यून सिस्टम जो होता है कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मतलब वहाँ पे वीक हो जाता है किसी वजह से, एजिंग की वजह से या एड्स की वजह से, तो वो जो होता है बैक्टीरिया वो रीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और गॉन्स पोकस दोबारा से रीएक्टिवेट होने की वजह से वो स्प्रेड हो जाता है अपर लोब ऑफ लंग में। अपर लोब ऑफ लंग में ही क्यों गया है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है ऑक्सीजन में ज़्यादा सर्वाइव करता है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये स्ट्रिक्ट एरोब्स होते हैं, तो इस वजह से ये अपर लोब ऑफ लंग्स में जाते हैं। तो हमें पता है कि हमारे हेल्पर टी सेल्स होते हैं पहले ही इसने रिकॉग्नाइज कर लिया था इस बैक्टीरिया को, तो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उसको डायरेक्ट एक्शन वहाँ पे करते हैं। कैसे एक्शन करेंगे, साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे और ज़्यादा वहाँ पे कैसेस नेक्रोसिस करते हैं। तो ये टीबी जो होते हैं ये पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करे हैं अपर लोब में, नाउ यहाँ पे इनका क्या हो गया है, कैसेस नेक्रोसिस होने स्टार्ट हो गया है। नाउ अब जब जो कंडीशन होगी यहाँ पे कैविटेशन होता है, इस प्रोसेस में जब ये कंडीशन होती है तो नाउ सेकंड टाइम में यहाँ पे कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है, कैविटी बननी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इस कैविटी बनने की वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो डिसेमिनेट करते हैं, और ये यानी कि वो स्प्रेड करते हैं एयरवेज के थ्रू अदर पार्ट ऑफ लंग्स में, जिसके वजह से क्या हो जाता है ब्रोंकियल न्यूमोनिया देखने को मिले, क्योंकि पूरे के पूरे पार्ट जो होता है लंग्स का, मतलब लगभग पार्ट जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और लिम्फेटिक चैनल के थ्रू ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकियल न्यूमोनिया, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। नाउ क्या है कि पूरे के पूरे लंग्स को तो इसने इन्फेक्टेड कर ही दिया है, साथ में वस्कुलर सिस्टम के थ्रू में अदर पार्ट ऑफ ऑर्गन्स को, ठीक है, मतलब अदर ऑर्गन्स को भी ये इन्फेक्टेड कर देता है, वहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाता है। तो नाउ स्पेसिफिक ऑर्गन में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि किडनी में क्या मिलेगा, स्टेराइल पायूरिया देखने को मिलेगा, मतलब कि यूरिन में WBC देखने को मिलता है, मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, मेनिंजिस में मतलब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगा, और लंबर वर्टिब्राई में पॉट डिसीज देखने को मिलेगी, लीवर में जो होगी हेपेटाइटिस देखने को मिलेगी, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, एडिनल ग्लैंड में एडिशन डिसीज देखने को मिलेगी, और सर्वाइकल लिम्फ नोड में लिम्फेडेंटाइटिस देखने को मिलेगा नेक के अंदर, ठीक है। टेस्टिंग की हम बात करते हैं, देखो पहला टेस्ट हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, मोंट्रक्स टेस्ट, ठीक है, जिसको टीबी टेस्ट और ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस टेस्ट में क्या होता है, मतलब जो प्रोटीन जो होती है, मतलब इस बैक्टीरिया की बैसिलस टुबलाई की जो प्रोटीन होती है, इसको प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव की फॉर्म में, PPD के फॉर्म में इसको इंजेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, ठीक है। अगर क्या हो रहा है इंजेक्टेड करने के बाद में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे इंजेक्टेड कर दिया है, तो ये जो होगा वहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट में हम करते हैं। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पर्सन के अंदर क्या है, बैसिलस टुबलाई का इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस उस पर्सन के अंदर हुआ है जरूर, ठीक है। तो जो रिएक्शन होती है 48 to 72 आवर में स्प्रेड आउट होती है और ज़्यादा फैलती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है वो टीबी पे रिएक्ट करता है वहाँ पे, ठीक है, टी सेल्स वहाँ पे वर्क करेंगे, तो इस वजह से ये रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर ये कंडीशन बढ़ती है, ये स्प्रेडनेस जो होती है, जस्ट रेडनेस भी मतलब ये स्प्रेड आउट होती है, तो टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है।
कि टीबी से मतलब सम पॉइंट में पर्सन जो है वो एक्सपोज्ड हुआ है, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है एक्टिव और लेटेंट डिसीज़ में। मतलब कि वो अगर उसके अंदर टीबी तो है पेशेंट के अंदर, लेकिन वो एक्टिव में पड़ा है या डोरमेंट में पड़ा है, ये वो डायग्नोज नहीं कर पाएगा। तो पर्टिकुलर हमें टेस्ट करने के लिए अनदर हमारा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है टीबी के लिए। इसमें क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, ठीक है, जिसको आईजी रेज भी बोलते हैं। इसमें देखो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर में डायरेक्टली हम देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, तो इससे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है। इसमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से वहाँ पे ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करो, उस सब चीज़ से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है टीबी के लिए, और ये पॉजिटिव नहीं शो करता है अगर बच्चे को पहले से बीसीजी का वैक्सीन लगा है पहले ही बचपन में, ठीक है। तो प्रीटी यूजफुल फीचर होता है ये आईजी रेस का, मतलब कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे का। फिर हम देखते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है, थ्रू द टेस्ट ऑफ बॉन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, अगर टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आया है तो चेस्ट एक्सरे का हम यूज़ करते हैं। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि पता चल जाता है कि कितना साइंस हैं एक्टिव टीबी डिसीज़ के, ठीक है। फिर पेशेंट जो होता है अगर सिम्टम्स उसको मिलते हैं, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, और साथ में कफिंग में मतलब ब्लड भी आएगा, मतलब कि वहाँ पे क्या होगा, कफ के साथ में ब्लड भी आता है, इसको बोलते हैं हेमेप्टोसिस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जो होता है कलेक्ट करना सैंपल या तो स्प्यूटम से, अगर स्प्यूटम से भी नहीं पता चल रहा है तो क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रोंकोस्कोप को इंसर्ट करते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकोएल्वुलर लेबियस, ठीक है। इसमें ब्रोंकोस्कोप को एंटर करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एल्वुलाई तक वहाँ पे पहुँचती है, तो नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू उसको इंसर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं, सैंपल को ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें स्टैनिंग करते हैं या पीसीआर से वहाँ पे कल्चर करते हैं, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि ट्यूबरकुलिन वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, अगर लेटेंट इन्फेक्शन है, मतलब कि वहाँ पे सिम्टम शो नहीं कर रहा है लेकिन इन्फेक्शन हुआ है ट्यूबरकुलिन का, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं एक सिंगल ड्रग यूज़ करेंगे जो बहुत लंबे समय तक चलेगी, ठीक है, मतलब आयनाइज्ड रहती है वो 9 मंथ तक। और अगर एक्टिव इन्फेक्शन वहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, मतलब कि वहाँ पे उस बैक्टीरिया को मारना है। वहाँ पे ये नहीं कि कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे रह गई, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे रह जाते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो पेशेंट जो होता है नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है अदर से कुछ वीक्स में, ठीक है, इन एंटीबायोटिक्स के थ्रू। और एडल्ट जो होता है अगर उसको रीएक्टिवेटेड टीबी हुआ तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस कंडीशन देखने को मिलती है। तो अगर वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो पेशेंट जो होता है उसको यूजुअली रखा जाता है नेगेटिव प्रेशर रूम में, साथ में जो विजिटर आते हैं उससे मिलने के लिए उसको N95 मास्क जो होता है ज़रूर देते हैं, क्योंकि N95 मास्क जो होता है वो फिल्टर नहीं कर सकता ऑयल एरोसोल को, और अदर 90 एरोसोल को जो है वो फिल्टर कर सकता है। और इवन पेशेंट जो होते हैं वो नो लॉन्गर कॉन्टेजियस नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें मल्टीपल मेडिकेशन कंटिन्यू होती रहेगी ताकि उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, और वो कभी रेजिस्टेंट वहाँ पे डेवलप ना हो। क्योंकि हमें पता है कि ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे कि MDR TB है, XDR TB होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस TB होता है। इन कंडीशन में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है डॉक्टर्स के लिए ट्रीट करना, ठीक है। तो क्योंकि इसमें डाई नहीं होते हैं यूजुअल एंटीबायोटिक से, तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हम देखते हैं कि ड्रग्स यूज़ करनी है बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए, और मल्टीपल ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम में। और मेडिकेशंस की हम बात करते हैं तो पूरा मेडिकेशन हमें यूज़ करना है, पूरा कोर्स को हमें फॉलो करना है थेरेपी को, ताकि हम सारे के सारे बैक्टीरिया को किल कर सकें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिलेगी।